नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। हमारा जो आज का विषय रहेगा वह रहेगा संधि। आज का जो विषय रहेगा वह रहेगा संधि। तो देखिए बच्चों, ये जो संधि है ये हमारे ये माने कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही हम संधि का नाम सुनना प्रारंभ कर देते हैं। संधि क्या होती है, क्या नहीं होती है, सब बातें हम सीखते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है अंतर जाके कई बार पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, तब तक हमको संधि का रहस्य समझ में नहीं आता ये होती क्या है संधि। जबकि वास्तव में देखा जाए तो संधि एक ऐसा बिंदु है जो अगर एक बार हमारे दिमाग में आ गई, हम समझ गए उसको, तो जीवन पर्यंत उसको हम भूल नहीं सकते। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। समझे कैसे? हम तरीके से नियम हम बना लेंगे, लेकिन उस नियम के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण टिप्स है वह हमको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम संधि को सहजता से समझेंगे। अब मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं, वर्ण। और वर्ण कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हमने सुना नहीं हो, जीवन में खूब सुना है, और वर्ण से ही हमारी पढ़ाई प्रारंभ होती है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को एक तरफ रंग भी कहते हैं, इसको हम रंग भी कह सकते हैं। जैसे किस वर्ण का है, श्वेत वर्ण का, श्याम वर्ण का, वो रंग। तो ये बताइए, अगर हम देखें तो एक तरफ काला रंग है, एक तरफ पीला रंग है। एक तरफ काला रंग और एक तरफ पीला रंग, दोनों को अगर मिला दिया, संधि कर दी इनके अंतर्गत, इन दोनों को संधि करे तो कोई न कोई विकार तो आएगा ना, कोई न कोई विकार तो आना है। अगर इनको हम संधि करेंगे तो कोई न कोई विकार तो आएगा। और इसी विकार को ऐसे वर्ण में अगर यहां पर हमने क और ई, इन दोनों वर्णों को मिलाया तो निश्चित रूप से इनमें भी विकार आएगा, इसमें भी विकार आएगा। जैसे रंग मिलाने से विकार आता है ना, ऐसे वर्ण मिलाने से विकार आता है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी? अब परिभाषा में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिभाषा हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो इस परिभाषा को हम देखें तो ये किसकी परिभाषा है? संधि की। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा संधि की हो गई। और देखो, संधि एक ऐसा विषय जो हिंदी नहीं संस्कृत में भी काम आती है। संस्कृत में संधि पढ़ेंगे और इसमें पढ़ते हैं, दोनों संधि एक ही है। तो परिभाषा हमने लिख दी। अब बात रही संधि के प्रकार। यही बात लिखी है परिभाषा में कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं, पहले प्रकारों को देख लेते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो गए? 3। तो संधि के हो गए 3 प्रकार। अब 3 कौन कौन से हुए वो भी मैं बता देता हूं यही। पहला स्वर संधि,
दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, ये हमारे हो गए संधि के प्रकार। क्या हो गए? संधि के प्रकार। अब देखिए यहां पर, अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में, छोटी कक्षाओं में पूछते हैं, आगे प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत हमको उदाहरण दिया जाता है, उसमें संधि किस प्रकार की है, कौन सी संधि, उसका नाम लिखना होता है। तो इस स्वर संधि में, व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं। स्वर संधि में देखिए क्या होता है। स्वर संधि, इस स्वर संधि के अंतर्गत यहां पर हमने लिखा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी पड़े तो ज्यादा कठिन नहीं है, ये भी सहज है। इसको भी हमारे तो दो, इस वर्णों के स्थान पर हमने स्वर लिख दिया, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या अंतर आया दोनों में? जो संधि की परिभाषा थी उसमें वर्णों लिख रखा है, यहां पर हमने स्वरों लिख दिया, बिल्कुल सेम परिभाषा। और विभिन्न उदाहरणों से इनके प्रकारों के माध्यम से यह बाद में विस्तार से पढ़ेगी। अभी मैं केवल संधि की प्रारंभिक जानकारी और उसके प्रकार, इनके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। तो देखिए अब व्यंजन संधि, दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब किसी, अब देखो व्यंजन में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है व्यंजन, तो एक तरफ तो प्लस के व्यंजन आएगा ही, इधर आएगा। तो जब किसी व्यंजन के पश्चात, किसी व्यंजन के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यंजन के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगली अंतिम जो तीन भेद थे उसके अंतर्गत एक आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या लिखेंगे? विसर्ग संधि के अंतर्गत ये वाली जो हमने लिखी थी परिभाषा, ये कि जब किसी व्यंजन के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसी की तरह इसको लिख देंगे हम। जब, अब ये कौन संधि है? विसर्ग। तो विसर्ग आएगा इसका, जब किसी विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा वही की वही है बिल्कुल, व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या अंतर है दोनों में? अगर हम देखें तो ये दो परिभाषाएं बिल्कुल सेम, थोड़ा सा अंतर है। इन दो परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है, केवल अंतर या व्यंजन लिख दिया या विसर्ग लिख दिया, परिभाषा बिल्कुल सेम। ये तो रही परिभाषाओं की बात, प्रारंभिक जानकारी।
अब देखो संधि हम प्रारंभ करेंगे, उसके पूर्व हमको कुछ जानकारी होना चाहिए। अब जानकारी में बता देता हूं थोड़ी सी सामान्य जानकारी, फिर हम संधि प्रारंभ करेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। एक तो देखिए बच्चों, ये जो हमने क लिखा है, ये जो क लिखा है, अगर इसके हम टुकड़े करें तो ये बनता है क, हलंत लगेगा इसके, और इसमें ए जुड़ा हुआ है, ये शब्द बनाए। कि अगर लिखते हैं कि, तो हम जानते हैं क तो हलंत है और छोटे ई की मात्रा है। इसी प्रकार कु, तो इसमें क्या करेंगे, क हलंत और छोटे ऊ की मात्रा। ये इस तरह हमने देखा कि वर्ण इस प्रकार छिपे हुए। अगर ये ही लिखा हुआ है हलंत लगा के, तो कुछ भी इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है हमको, दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये तो हो गया हमारे समझ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात हो गई कि जब भी हम संधि करते हैं तो इस प्लस के, धन के इस चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अब मान लो हमारे सामने शब्द आ गया रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो रवि धन इंद्र है, तो हमको इस प्लस को ध्यान रखना है। जब भी कोई संधि का उदाहरण पढ़ेंगे तो हमको इस प्लस का ध्यान रखना है। प्लस को ध्यान रखने के बाद में अब हमको इधर वाले जो वर्ण है इनसे कोई मतलब नहीं, इधर वाले हैं उनसे कोई मतलब नहीं, हमको तो प्लस के जस्ट इधर कौन सा वर्ण है और जस्ट इधर कौन सा वर्ण है। अब देखते हैं कौन सा है। जैसे मान लो र, व और व के अभी टुकड़े करके बताए थे ना, उसी प्रकार छोटी की मात्रा ई, फिर ई और बाद के ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम इस तरह टुकड़े करके देखेंगे तो हमको गौर ये करना है कि प्लस के इधर कौन सा है और इधर कौन सा है। तो हमको केवल इन दो वर्णों पर ही ध्यान देना है, और से मतलब नहीं है, इन दो वर्णों को देखना है कि इधर भी ई आ गया और इधर भी ई आ गया। तो इनके दो के मिलने से, ये दो वर्ण मिलने से जिस संधि के नियम में ये उतरते हैं, जिस संधि के नियम में उतरते हैं उस संधि का नाम हमको लिखना और उसी के अनुसार हमको इसको मिलाना है। तो जैसे ये विस्तार से तो हम पढ़ेंगे बाद में, जैसे ये दीर्घ संधि हुई क्योंकि यहां पर र और व और दोनों ई के स्थान पर बड़ा ई आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों को हटा के ये कर दिया। या विस्तार से जब संधि पढ़ेंगे, पूरी संधियों के प्रकार पढ़ेंगे तो हम संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। ये दोनों को फिर हमने र व हलंत, हलंत का मतलब इसके ये बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी की मात्रा लगा दी, ये ई हटी है। अब ये जो लास्ट का शब्द है इसको ऐसे कैसे उतार दिया, ये बन गया। तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस के जस्ट इधर कौन सा वर्ण है और इधर जस्ट कौन सा वर्ण है, ये बात हमको विशेष ध्यान रखनी है। तब जाकर के हमारा संधि आगे का जो अभ्यास है वह चल पाएगा, वह आगे का अभ्यास चल पाएगा, नहीं तो हम संधि को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब एक चीज और जरूरत पड़ती है संधि में। अगले वीडियो में जब संधियों का प्रकार पढ़ूंगा उसके पहले मुझे ये जानकारी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये एक वर्णमाला, वह वर्णमाला भी हमको याद होनी चाहिए कि जैसे क अलग, ख, ग, बचपन में खूब पढ़ी लेकिन बाद में जाकर के हम भूल जाते हैं। इसके पश्चात च, छ, ज, झ, ये सबके अंतर इनके, फिर ट, ठ, ढ, ट, ठ, ढ, ढ और ढ।
इसकी भी वर्णमाला की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। जब संधि हम पढ़ेंगे, सारे नियम पढ़ेंगे तो फिर त, थ, द, ध और न। इसके पश्चात प, फ, ब, भ और म, यह हुए। इसके पश्चात यहां पर अब कुछ जो नाम आते हैं वो अलग से मैं बताता हूं कि देखो, ये तो वर्णमाला आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बात पर जैसे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा ये, र, ल, व, तीनों प्रकार के से इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां पर क्योंकि आवश्यकता कैसे पड़ेगी, जैसे संधियों के नियम बताऊंगा मैं कभी भी, जो उसमें मैं बोलूंगा प्रथम वर्ण के पश्चात, तो हमको तुरंत गौर करना है कि ये हो गए प्रथम वर्ण। पहले क, च, ट, त, प, ये हो गए प्रथम वर्ण, और दूसरे लाइन के दूसरे अक्षर हो गए, इसको बोलेंगे द्वितीय वर्ण। तीसरे नंबर के वो तृतीय वर्ण, चौथे नंबर के चतुर्थ वर्ण, और पांचवें नंबर वाले अंकों को इधर की तरफ देखेंगे हम तो पंचम वर्ण। और जब मैं बोलूंगा क वर्ग, बाद में जब भी अगर क वर्ग बोलता हूं मैं, तो इसका मतलब है क वाली पूरी लाइन आ जाएगी, पूरी पंक्ति इसके अंदर आ जाएगी। क वर्ग का मतलब क, ख, घ, घ, न, ये पूरे वर्ण इसमें आने हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो संधि अब प्रारंभ करें उसके पूर्व जो ये सामान्य जानकारी मैंने दी है, ये सामान्य जानकारी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, तब जाकर संधि पढ़ने का आनंद आएगा और हमको लगेगा क्या संधि है, कितना सहज विषय है, और मैं इससे बिना काम के ही भयभीत हो रहा था। इससे सरल तो बिंदु कोई व्याकरण में है ही नहीं, ऐसा आपको एहसास होगा। लेकिन ये वीडियो आपको समय पर तभी प्राप्त हो सकता है जब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब के लाल बटन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।